नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज कोटा में जो हुआ उसने पूरे देश को फिर दहला दिया। कोटा में 2 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उनके सपने कफन में बंध के गए और उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया शिक्षा व्यवस्था पर। सवाल खड़ा हो गया ऐसी क्या वजह रही कि उन बच्चों ने इस कदम को चुन लिया, कि उन्हें जिंदगी बोझिल लगने लगी और मौत को उन्होंने अपने ऑप्शन में चुना। आज इसी पर पूरी बात होगी कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हमारे सामने आती हैं और उसके बाद फिर इन पे होता क्या है। आज हमारे साथ दिव्या अग्रवाल होंगी, इस पर पूरी बातचीत होगी। कोटा में जो हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसी खबरें हम देखते रहे। बोर्ड एग्जाम्स हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। ऐसी क्या वजह रहती है? एक तो कंपटीशन तो सबसे बड़ा सवाल है ही, लेकिन फिर वो अपने फ्यूचर को लेकर, रुपए पैसे, इन सब चीजों को लेकर, मतलब क्या कुछ मन में चलता है और वो कैसे टैकल हो पाएगा? बिल्कुल उज्जवल, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण ये तो है ही कि 2 बच्चों ने एक साथ जो है, एक ने छत से जो है वो गिर गया और दूसरे ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी व्यवस्था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार महीनों से, सालों से, आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे लगता है दर्शकों को जानकर हैरानी होगी, वसुंधरा राजे की सरकार में भी इस तरह की तमाम कमिटीज बनाई गई कि कोचिंग सेंटर्स पे कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे उनकी जो, चूंकि धड़ल्ले से आप देखिए कोटा जो है वो एक कोचिंग सिटी है, वो एक कोचिंग हब है। जैसे हम बेंगलोर को आईटी सिटी कहते हैं, ऐसे हम कोटा को कोचिंग सिटी कहने लगे। और गली गली में, हर घर में कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। उन कोचिंग सेंटर्स पे लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे उनके मनमानी को रोका जाए, इसे लेकर तमाम कमिटीज बनाई गई, तमाम पैनल्स बनाए गए। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं पंखे पे स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं कि उनका काम क्या है कि बच्चे जो हैं जब छत यानी कि पंखे से जब लटके तो जो उसका बोझ है वो पंखा सह ना पाए और वो नीचे आ जाए, और उसको जब तक वो बच्चा जमीन पर नहीं आ जाएगा तब तक वो पंखा नीचे आता रहेगा। मुझे लगता है पंखे पे स्प्रिंग लगाने से अच्छा हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर स्प्रिंग लगाएं। हम क्यों नहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था ला सकते? अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं ला पाए जो कि जिसपे स्प्रिंग हो, जो कि लचीली हो, जो कि इस तरह की हो जिससे बच्चों को खुदकुशी ना करना पड़े। सोचिए, रविवार का दिन था, रविवार के दिन जो है स्टूडेंट पढ़ रहा है, एक छुट्टी, यानी एक हफ्ते में एक छुट्टी भी डिजर्व नहीं करता क्या एक स्टूडेंट? रविवार का दिन था और टेस्ट रखा गया। सबसे पहले जो नियम बनाए गए थे कोचिंग सेंटर द्वारा कि रविवार को कोई भी कक्षा नहीं होगी, कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी टेस्ट नहीं हुई। क्लास भी होती है और टेस्ट भी होता है, और जैसे ही वो स्टूडेंट टेस्ट देके आया, जाहिर तौर पर उसका टेस्ट में वो परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा जो उसने एक्सपेक्ट किया होगा, और ये एक अहम वजह रही, और उसने खुदकुशी करना ज्यादा सही समझा। तो हम पंखे में स्प्रिंग, ये तो वही बात हो गई ना कि पहाड़ दरक रहे हैं और हम पहाड़ों के दरकने पर ये नहीं सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो विकास हो रहा है उसको कम किया जाए। हम पहाड़ों में दीवार फिट कर रहे हैं जिससे हम पहाड़ों को जो दरकना है उनका रोक सके। ये कौन सी व्यवस्था होती है? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, चूंकि ये आज 2 बच्चों का सुसाइड हुआ है। इस पूरे साल में लगभग 25 से 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक आंकड़ा है 46,000 छात्र पूरे साल में सुसाइड करते हैं। कहां है? बिल्कुल बहुत जाहिर तौर पे। और उसके बाद फिर व्यवस्था का क्या, सिस्टम का क्या? इसमें एक तो मतलब मैं जानना चाह रहा, ये ऐसा करते क्यों है बच्चे? एक तो प्रेशर, कोचिंग कल्चर, कोचिंग से प्रेशर, फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर, फिर घर वालों के साथ साथ जब उनके रिश्तेदारों का प्रेशर आता है, वो सारी चीजों को टैकल करने में बच्चे, और लगे हाथ बात हमें इस पे भी कर लेनी चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति बनी है इसमें भी ये बात कही गई थी जब आई थी कि कोचिंग कल्चर हावी नहीं होने दिया जाएगा, इस पे चोट होगी एक तरीके से। बिल्कुल, लेकिन वो तो ऐसा कुछ अभी तो दिख नहीं रहा है हमें। धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू कर रहा है, लेकिन देखिए कब तक वो जमीन पर आएगा? 2035 तक। तो क्या हम यूं ही सुसाइड अटेम्प्ट्स होने दें? जो सबसे अहम वजहें, कंपटीशन की बात कही आपने, प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक बोझ। एक विद्यार्थी जो है
एक उम्र में आकर उसका जो माइंड है वो उस ग्रो करता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, हम उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में छोड़ देते हैं और ये कहकर कि तुम्हें एक अनजान सिटी में जाना है, एक अनजान शहर में पढ़ना है और सपनों को साकार करना है। नीट जैसी, जी जैसी, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, बनिए, लेकिन आप ये तो देखिए। और यही नहीं, मैं 16 और 18 साल की बात नहीं कर रही। आज अगर हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, घर घर में जो बच्चा 8वीं क्लास पढ़ रहा है, 9वीं क्लास पढ़ रहा है, उसके भी माता पिता ये सोच रहे हैं कि ये 12वीं के बाद क्या करेगा। यानी एक बच्चे की एक उम्र है, उम्र के हिसाब से उसका माइंड डेवलप होगा, उसका शरीर डेवलप होगा, और जब माइंड डेवलप होगा तब वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा। आप उसके पंखों को खुलने तो दीजिए, आप उसको उसकी राह खुद ढूंढने तो दीजिए। आप यकीन मानिए, बच्चा अपने जब पंख खोलता है, जब वो अपनी राह ढूंढता है, तो वो खुद अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन जब उसकी उम्र अपने सपनों को साकार करने की नहीं है, लेकिन हम डोर को खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कितना डोर खींचेगी? प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक बोझ। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, तो एक कमेटी बनी थी, उसमें शिक्षक थे, उसमें अध्यापक भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। इस बाबत इन्हें रखा गया था कि अध्यापकों को भी हमें समझाना होगा कि हम किस उम्र में बच्चों को जो है वो ये कहें कि हाँ, अब आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है। और साइकोलॉजिस्ट इसलिए थे, मनोवैज्ञानिक इसलिए थे, क्योंकि उस समय भी इतनी ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे थे। तो मनोवैज्ञानिक यानी कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश। मुझे लगता है ये शुरुआत स्कूल से ही हो जानी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल से होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो हम स्कूल एजुकेशन को एक तरफा रख रहे हैं। हम डमी स्कूल्स को मायने दे रहे हैं। हम सोचते हैं स्कूल एजुकेशन कुछ नहीं है, क्योंकि ये 12वीं के बाद आपको क्या देगी? स्कूल एजुकेशन तो आपके 12वीं के बाद भविष्य बनाएगी नहीं। हमें तो एट लास्ट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम छतों से लटक जा रहे हैं। क्योंकि वो जब बच्चा ये सोचता है, सपोज उसने टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं किया, उसकी मनोस्थिति, मैं सोच रही थी आज सुबह बैठी बैठी कि उसकी मनोस्थिति क्या कहती होगी। वो ये सोच रहा होगा कि मेरे माँ बाप, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, चूंकि राजस्थान में सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे पढ़ें और हर वर्ग के बच्चे पढ़ें, SC, ST, OBC, जनरल, हर वर्ग के बच्चे पढ़ें, और लगभग उनका जो खर्चा है वो सरकार भी देगी। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, 2 लाख रुपए फीस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, साथ ही साथ हॉस्टल अलग है और खाना पीना अलग है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और जिन बच्चों पे पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, जिन्हें राज्य सरकार किस तरह से सहायता मिल रही है, उन पर बोझ ये है कि अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमें ये पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि देखिए, वो बच्चे जिनके माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें इस बात का बोझ है कि अगर हमने इस साल में इसे उत्तीर्ण नहीं किया तो हमारे माँ बाप का ये पैसा बेकार हो जाएगा। और जो बच्चे जिनका सरकार पूरी तरह से कर रही है पैसा फंड, उनके ऊपर इस बात का बोझ है कि अगर हमने ये क्लियर नहीं किया, ये साल क्लियर नहीं किया, तो फिर क्या होगा? डूब जाएगा। तो बोझ तो दोनों तरफ से ही है ना। और सबसे बड़ी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो तमाम नियम हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक एक क्लास में 100 150 बच्चे भरे जा रहे हैं। आप सोचिए, 100 150 बच्चों के ऊपर एक शिक्षिका, 46,000 सुसाइड्स पूरे साल में हो रहे हैं। यानी कि 2 मेल्स पे 1 फीमेल, हर सेकंड पर एक खुदकुशी हो रही है। ये पूरे देश का हाल है। लेकिन कोटा में मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि कारण जानने की जरूरत है। जब हम समझ रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक बोझ, ये 2 अहम कारण हैं, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वसुंधरा सरकार से ही कोशिशें चली आ रही। अब फिर पैनल गठित कर दिया जाता है, कहा जाता है कि 15 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद होगा क्या? क्या जो बच्चे एक क्लास में इतनी बड़ी संख्या में भरे जा रहे हैं उनमें कमी आएगी? क्या वो जो पंखों में स्प्रिंग लगे हैं उसमें कमी आएगी? पंखों में स्प्रिंग लगाने से अच्छा है कि हम शिक्षा व्यवस्था में स्प्रिंग लगाएं। जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बात की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक होलिस्टिक अप्रोच दे रही है। जाहिर तौर पर इसलिए भी उसको लाया गया है कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, हम आगे बनने के लिए कुछ करें। और आगे बनने के लिए यानी कि हम लीडर के लिए कुछ, रीडर ना बने, हम लीडर बने। लेकिन उसको अमली जामा अभी पहनाया जाना शुरू हुआ है। और हम उसके लिए भी क्या कर रहे हैं उज्जवल? उसके लिए भी तो हम कोचिंग ले रहे हैं।
हम CUET के लिए भी तो कोचिंग ले रहे हैं, यानी कि घुमा फिरा के। एक बात ये भी है, बच्चों के एस्पेक्ट से देखें तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो रेस में पिछड़ ना जाए। अगर वो थोड़ी सी भीड़ से कम हो जाते हैं, कई ऐसे माँ बाप मैंने देखे जो खेती किसानी करते हैं, बहुत कम इनकम होती है, वो पूरी इनकम वो उधार लेके कर्ज लेके बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं और कोटा जैसी जगह भेजते हैं, और वहां से फिर जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो वो भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो अब बच्चे अगर ये कंपटीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो वो शायद रेस से पिछड़ जाएंगे, तो उनके लिए भी सोचना होगा फिर ऐसे कैसे हो पाएगा। कंपटीशन जो है वो होना चाहिए, कंपटीशन में बच्चों को आना चाहिए, लेकिन मैं सवाल करना चाहती हूँ उन तमाम पेरेंट्स से, आप कितने घंटे अपने बच्चों के साथ बैठते हैं? हफ्ते में क्या 1 घंटे आप बैठ के उनसे बात करते हैं काउंसलिंग के तौर पर? हम तमाम बातें, यहाँ पे मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठी हूँ, आप न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहूंगी, आप अपने बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं? क्या हम अपने बच्चों की मानसिक प्रताड़ना जिसको वो झेल रहे हैं वो हम समझना चाहते हैं? हमने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, ठीक है, उसमें जो पिता है वो रेस में दौड़ाने में लगा हुआ है, लेकिन उसका बच्चा तो चाहता है फोटोग्राफर बनना, और उसने अपनी फील्ड में कितना कमाल किया। तो जरूरी है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हमें पुश करना चाहिए। एज अ पेरेंट हमारा फर्ज ये है कि हम पुश करें, हम उन्हें तमाम संसाधन दें, लेकिन ये तो देखें कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, थोड़ा उन्हें समय दें, थोड़ा उनसे बात करें। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो कैसे आप उनकी मानसिक परेशानी को समझ पाएंगे? मुझे लगता है कि आज के समय में डाइनिंग टेबल पर, डिनर टेबल पर खाना खाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ा एक गैप जो है वो यहीं आ रहा है, यहीं से क्रिएट होता है। बिल्कुल जाहिर तौर पे, और इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन भी यही है कि अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करिए। हम उनको जो फोन से बात करते हैं, हम उनसे बात करके तमाम सारे बच्चों की ऊंचाइयां गिना देते हैं, उनके बेटे ने ये किया, उनके बेटे ने ये किया, लेकिन आपका बेटा भी आपसे कुछ कहना चाहता है, आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती होगी, उसे भी ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, और शायद तभी वो अपनी बात आपको बता पाएगा, और जो मन में सोचता है कोई भी ऐसे कदम उठाने से शायद बच जाएगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर से ही शुरू होगी। बच्चे के मन की बातें जानिए, बच्चे से बात करने की कोशिश करिए। सरकारें अपना काम करेगी, राजस्थान वाले केस में भी अशोक गहलोत ने कमेटी गठित कर दी है, वो अपनी जांच रिपोर्ट देगी, सरकारें अपनी कमेटी बनाएंगी, जांच रिपोर्ट लाएंगी, और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। और उज्जवल, जरूरी थोड़ी ना कि डॉक्टर इंजीनियर ही बने, कवि भी बन सकता है, लेखक भी बन सकता है, फुटबॉलर भी बन सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर ही वो इन्फ्लुएंसर बन जाए। बिल्कुल जाहिर तौर पर तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपनों के लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, कोई और उसके लिए सोचने नहीं आएगा। तो अपने प्लेटफॉर्म से हम आपसे भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, वक्त बे वक्त उनका हालचाल जानिए, उनके मन की बात जानिए। हो सकता है शायद ये एक ऐसा कदम हो जिससे आपका बच्चा आपसे बात कर पाए और अपनी परेशानियां आपको बता पाए। बाकी बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अब कंपटीशन ऐसा क्रिएट मत करिए, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, और समझाइए अपने घर वालों को भी, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, शायद एक अच्छी सकारात्मक पहल होगी। और इसी के माध्यम से हम उन बच्चों को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके घर वालों से भी हम उनके दुख में शामिल हैं, लेकिन शायद थोड़े से बदलाव के साथ ऐसे कदम उठने से रुक जाएंगे।